नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। आज बुलेटिन में बात कांग्रेस की। प्रदेश कांग्रेस की आज दिल्ली में अहम बैठक 12 बजे होगी। पहली ये बैठक 10 बजे होने वाली थी। हरीश रावत के ट्वीट के बाद ये बैठक होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ ही प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत और प्रीतम सिंह शामिल होंगे। बैठक में प्रदीप टम्टा और किशोर उपाध्याय को भी तलब किया गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं सूत्रों की माने तो आलाकमान ने हरीश रावत की बात मान ली है। हरीश रावत की प्रियंका गांधी से बात हुई है। और इस वक्त ये बड़ी खबर, हरीश रावत ट्वीट विवाद पर बैठक। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस में विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह जी से बात करते हैं। सर, आज आप लोग की बैठक बुलाई गई है, आखिर क्या बड़ी वजह है, क्यों नाराज रह रहे हैं हरीश रावत? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हरीश रावत जी नाराज हैं। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है उस परिप्रेक्ष्य में मैं कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं है। और उत्तराखंड का कांग्रेस का एक साथी पूरी तरीके से सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है और 2022 जीत करके सोनिया जी, राहुल जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जो है कटिबद्ध है। आज आप लोगों की मीटिंग बुलाई गई है सर, किन किन लोगों को उत्तराखंड से बुलाया गया मीटिंग के लिए और कब मुलाकात होगी? नहीं, देखिए, जो मीटिंग का शेड्यूल है पहले सुबह 10 बजे था, अब 12 बजे हो गया है। अब मुझे तो प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि बैठक बुलाई गई है। अब किन किन साथियों को बुलाया है तो वहीं जाके पता चलेगा। लेकिन सर, जो ट्वीट किया गया उस लाइन को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते। संगठन की बात करें, जिस तरह का ट्वीट किया गया था, इशारा भी था कि उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी सौंपनी है और जिनको जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है, मैं समझता हूं कि प्रत्येक साथी उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करता है। अब रावत जी ने जो ट्वीट किया है उस परिप्रेक्ष्य में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन इससे पहले आप अध्यक्ष भी रहे, अभी सीएलपी की बात करते पहले आप अध्यक्ष भी रहे थे, तो क्या संगठन में क्या उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है? क्या उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है? कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं कोई बात कहूँ कदापि उचित नहीं है। मुझको पहले प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया, मैंने उस दायित्व का निर्वहन किया है। आज नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है सर, इशारों में कहीं ना कहीं जो उनकी नाराजगी है वो प्रभारी को लेकर है, तो क्या प्रभारी से सारे लोग नाराज चल रहे हैं? क्या देखते हैं इसको आपसे? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व हर राज्य के अंदर प्रभारी नियुक्त करते हैं और उत्तराखंड राज्य के अंदर देवेंद्र यादव को प्रभार का जिम्मा सौंपा गया है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि देवेंद्र यादव जी ने पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य किया है। अब मुझे नहीं मालूम किसकी नाराजगी किससे और क्यों है। इस परिप्रेक्ष्य में जिनकी नाराजगी है वही बता पाएंगे। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अप्पू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। तो हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया हमसे जुड़ रहे हैं। रवि, कांग्रेस की जो बड़ी मीटिंग है वो पहले 10 बजे होने वाली थी, लेकिन अब 12 बजे होने जा रही है, तो इसके पीछे क्या चेंजेस हैं? क्यों ये 10 बजे होने वाली थी और अब 12 बजे होने जा रही है? देखिए, शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि जो बैठक थी वो पहले 10 बजे होने वाली थी और उसके बाद चूंकि बताया जा रहा है कि 1-2 लीडर है वो नहीं आ पा रहे थे, तो ऐसे में उस बैठक को टालकर 12 बजे कर दिया गया है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि मीटिंग राहुल गांधी के साथ भी होगी या नहीं होगी। केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, उनके साथ बैठक बुलाई गई है। करीब 12 बजे एआईसीसी में बताया जा रहा है कि वहाँ पर बैठक होगी और जिस तरह का जो ट्वीट के बाद विवाद हुआ था उस पर चर्चा की जाएगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 दिनों पहले ही प्रियंका गांधी की बात हो चुकी है। फोन पे हरीश रावत से उन्होंने बात की थी और ये माना जा रहा है कि जो पूरा मसला है उसको सुलझाया जा चुका है। लेकिन चूंकि बैठक बुला ली गई थी, ऐसे में तमाम जो लीडर्स हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उन सबको आमने सामने करके बैठाया जाएगा, बातचीत की जाएगी। ऐसा सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि हरीश रावत चाहते थे कि उत्तराखंड में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले वहाँ का चेहरा घोषित किया जाए। आलाकमान की तरफ से कहा जा रहा था कि
अभी वो परंपरा नहीं रही है। अगर चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ना है तो पहले चेहरा नहीं घोषित किया जाएगा, जो चुनाव होंगे वो सामूहिक नेतृत्व में होंगे। तो विवाद ये चल रहा था। जो ट्वीट किया गया था, उस ट्वीट में अगर आप देखें तो उसमें निशाना कहीं ना कहीं संगठन को लेकर साधा था हरीश रावत ने। उसमें जो ट्वीट था उसमें कई निशाने पे प्रभारी थे। तो यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर एक बैठक बुलाई गई, आमने सामने सबको बैठाया जाएगा, सारी बातें रखी जाएंगी। जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उन सभी को बुलाया गया है। पहले केसी वेणुगोपाल से मीटिंग होने वाली है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि बैठक के बाद लोग राहुल गांधी के पास जाएंगे या 12 बजे की जो मीटिंग होगी वो राहुल गांधी के साथ भी हो सकती है। इसको लेकर थोड़ा संशय जरूर बरकरार है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आलाकमान जिस तरह से केसी वेणुगोपाल हैं संगठन महासचिव, उनसे बैठक के बाद कहीं ना कहीं जो तस्वीर वो साफ हो जाएगी और जो नाराजगी है हरीश रावत की वो दूर हो जाएगी। जी रवि, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और कांग्रेस के बड़े चेहरे हरीश रावत के विवादास्पद ट्वीट के बाद एक तरफ जहां दिल्ली में आज कांग्रेसी नेताओं के बीच झगड़ा सुलझाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं देहरादून में आज सुबह इस तरह के पोस्टर नजर आए। पोस्टर में लिखा हुआ है कि हरीश रावत के मन में बेईमानी है, उत्तराखंड कांग्रेसी युवा मंच के नाम से रिलीज किए गए हैं। मजेदार बात यह है कि इस पोस्टर पर बीजेपी चुटकी ले रही है और सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रही है। इधर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी का पोस्टर विवाद से कुछ लेना देना नहीं है। देहरादून के अंदर कुछ अजीबोगरीब पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं और साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये पोस्टर्स, बैनर्स किसी कुत्सित मानसिकता के लोगों के द्वारा किया गया है। हद तो तब हो गई जब निवेदक के रूप में उत्तराखंड युवा मंच का नाम लिखा गया है। मैं उन सभी लोगों से जिन्होंने ये पोस्टर्स लगाए हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी कायरता भी किया, आपने कम से कम इतना मादा, इतनी मर्दानगी, इतनी दलेरी तो दिखानी चाहिए थी कि आप अगर पोस्टर लगा रहे हैं तो आप अपना चेहरा भी बेनकाब करते। और कांग्रेस में हरीश रावत को लेकर खींचतान जारी है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने इस पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि अगर हरीश रावत नई पार्टी बनाते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि हरीश रावत हमेशा से पावर पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं और कई बार वो दबाव बनाने में सफल भी रहे हैं। और अगर हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं कि उन पे इतनी हिम्मत होनी चाहिए। बड़े भाई हरीश रावत जी हमेशा कांग्रेस पे दबाव बनाने की बड़ी राजनीति करते हैं और उसमें वो सफल भी हो जाते हैं। बुलेटिन में बात अब सीएम धामी की। आज पुष्कर सिंह धामी सोमेश्वर जाएंगे, जहां वो जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सोमेश्वर जाएंगे। आज सोमेश्वर का दौरा रहेगा सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जहां वो जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। हरिद्वार से इस वक्त बड़ी खबर, यहां भड़काऊ भाषण के मामले में केस दर्ज किया गया है। वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी पर केस दर्ज हुआ है। अन्य लोगों पर भी आरोप। गुलबहार खान नाम के युवक ने हरिद्वार कोतवाली में केस दर्ज कराया है। धर्म संसद के कार्यक्रम में हुई थी भड़काऊ बयानबाजी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी तैयारियों में जुटी है। वहीं पार्टी के लिए कई सीटों पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किसी परीक्षा से कम नहीं रहने वाला। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अब की बार 60 पार का नारा देने वाली बीजेपी की राह आसान नहीं है। टिकट बंटवारे की असली परीक्षा से उसे अभी 2-4 होना है। 10 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां कैंडिडेट कौन होगा इसका खाका अभी क्लियर भी नहीं है। पार्टी विधायक के दिवंगत होने से गंगोत्री सीट खाली पड़ी है। यहाँ पार्टी कैंडिडेट कौन होगा ये तय नहीं है। यहाँ मुकाबला कांग्रेस के एकमात्र दावेदार 2 बार के विधायक रह चुके विजयपाल सजवान से है। कैंट सीट पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी, लेकिन इसी महीने सिटिंग विधायक हरबंश कपूर के निधन से पार्टी को झटका लगा है। पार्टी सूत्रों की माने तो थराली, हल्द्वानी, केदारनाथ, पिथौरागढ़, भगवानपुर सीट पर भी पार्टी कैंडिडेट का चुनाव करना बीजेपी के लिए सरदर्द भरा होने वाला है। 5 साल में अच्छे कार्य हुए हैं और मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से जो भी विधानसभा में प्रत्याशी का चयन होगा, वो जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के अनुसार हम लोग काम करेंगे। रानीखेत सीट भी इनमें से एक है।
यहाँ बीजेपी का कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा से मुकाबला होगा, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा ये तय नहीं है। बीजेपी नेता अजय भट्ट इस सीट से दावेदारी करते रहे हैं, लेकिन अब वो सांसद बन चुके हैं। ऐसी प्रत्येक सीट पर अब दावेदारों की कतार है, लेकिन वो जिताऊ भी हो ये तय करने में पार्टी को मशक्कत करनी होगी। जो पूर्व विधायक थे स्वर्गीय गोपाल रावत जी, उनका जो निधन हुआ, आज जो है उनकी क्षति तो कोई पूर्ति नहीं कर सकता है, लेकिन गंगोत्री में सभी दावेदार हैं, कई दावेदार हैं, और मैं भी उस दावेदारी में अपनी दावेदारी कर रहा हूं, बहुत मजबूती से कर रहा हूं। इसके अलावा बाजपुर और नैनीताल सीटें भी ऐसी ही हैं, जहां से पार्टी विधायक यशपाल आर्य और संजीव आर्य कांग्रेस की नाव में सवार हो चुके हैं। इन सीटों पर भी पार्टी नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 2022 में सीएम धामी की विधानसभा सीट खटीमा हॉट सीट बनती जा रही है। थारू जनजातीय नेता रमेश राणा के आम आदमी पार्टी का दामन थामने के बाद सियासी पारा जो है चढ़ गया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में भी बेचैनी बढ़ गई है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त खटीमा विधानसभा से भले ही आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर आपके प्रत्याशी हों, लेकिन 2012 में निर्दलीय और 2017 में बीएसपी से चुनाव लड़ चुके रमेश राणा की वजह से सियासी पारा चढ़ गया है। राणा ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और 2022 में वो पार्टी के लिए काम करेंगे। हालांकि उनके चुनाव लड़ने की इच्छा जग जाहिर है। पिछले 2 चुनावों में 20% से ज्यादा वोट पा चुके राणा के आने से पार्टी भी उत्साहित है। 2017 में बसपा से मैं चुनाव लड़ा था, उसमें भी हमने त्रिकोणीय संघर्ष दिया है, और इसको देखते हुए अगर पार्टी अगर चाहेगी तो भाई हमें टिकट दे सकती है, और बाकी तो पार्टी हाईकमान के ऊपर निर्भर है। आम आदमी पार्टी में आने से निश्चित रूप से एसएस कलेर के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और उनके निश्चित रूप से आने से 2022 में यहाँ पर एसएस कलेर को जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनको निश्चित रूप से उनको रमेश राणा जी के आने से मजबूती प्रदान होगी। 2012 में 13,845 और 2017 में 17,804 वोट लाकर कांग्रेस से सत्ता छीन चुके थारू नेता रमेश राणा को अब थारू जनजातीय नेता दल बदलू करार दे रहे हैं। वहीं बीजेपी का मानना है कि महत्वाकांक्षी रमेश राणा एसएस कलेर का आप पार्टी से टिकट कटने की वजह न बन जाए। पहले रमेश राणा जी कांग्रेस में थे, उसके बाद इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद 2017 में बसपा से चुनाव लड़ा। अब ये आपका दामन थामा है, और इन्होंने आज तक कोई जनजातियों के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। को ऐसा लगता है एसएस कलेर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है रमेश राणा जी को पार्टी में सदस्यता दिला करके, और एसएस कलेर का ऐसा ना हो टिकट ही कट जाए और रमेश राणा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट घोषित हो। पर रमेश राणा जी ने आज तक अपनी जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 बार कांग्रेस की हार की वजह बन चुके रमेश राणा 2022 चुनाव में अपनी पार्टी के लिए कितने असरदार साबित होंगे। खटीमा से कमलेश भट्ट, न्यूज 18। और प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर सरकार नाइट कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंध लगा सकती है। प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला मामला मिलने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को ओमिक्रॉन संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मैदानी जिलों में फिर से कोरोना संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम हुई है। बीते 24 घंटे में 39 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3 ही मरीज स्वस्थ हुए हैं। 220 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।